हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोरे। जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की आगे वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का हमारा टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इन द लिविंग बीइंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट्स इन द लिविंग बीइंग, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी में रेस्पिरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। बिना रेस्पिरेशन के कैन नॉट सर्वाइव ए लिविंग बीइंग। ओके, तो लिविंग बीइंग, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बीइंग में बच्चा जब पैदा होता है आफ्टर द बर्थ, फर्स्ट ब्रीथ आफ्टर द बर्थ लेता है, यानी कि पैदा होने के बाद ही बच्चा पहला सांस लेता है। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ फीटल, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मां के गर्भ से थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है फीटल में, उसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बेबी में इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहला सांस कब लेता है बच्चा? आफ्टर द बर्थ, व्हेन क्राई, जब बच्चा पैदा होने के बाद पहला रोता है, यानी पहली क्राई होती है, दैट इज फर्स्ट ब्रीथ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प्स इन ब्रीथ, यानी कि ब्रीदिंग में जो जो ऑर्गन्स और टिश्यू हेल्प करते हैं उनका एक नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू का। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट आता है रेस्पिरेशन क्या है। सो what is the respiration? What is the respiration? Respiration is bring oxygen into your body. क्या लेंगे? ऑक्सीजन। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? मेनली क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यानी कि रेस्पिरेशन जो बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज को बोलते हैं। और गैसेज कौन कौन सी? O2 एंड CO2, ओनली O2 एंड CO2, एब्जॉर्ब O2 एंड एक्सेल CO2, यानी कि आप इनहेल करेंगे O2 और एक्सेल करेंगे CO2, ओनली टू। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन का जाना, जिसको बोलते हैं हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। और CO2 आउट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो रेस्पिरेशन मींस इनहेल करना एंड एक्सहेल करना, इंस्पायर करना एंड एक्सपायर करना। समझ गए? तो रेस्पिरेशन इज O2 एक्सहेल, इनहेल एंड CO2 एक्सहेल। ये तो हो गया रेस्पिरेशन। और अगर एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो ब्रीथ होते हैं 12 to 16 ब्रीथ प्रति मिनट, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट है ये ह्यूमन बॉडी में एक अडल्ट में, यानी कि एक अडल्ट व्यक्ति 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट लेता है, यानी इंस्पायर एंड एक्सपायर 12 से 16 ब्रीथ। दैट इज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी एट अडल्ट स्टेज। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? सो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज टू टाइप्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सटर्नल है बाहर से, एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, जो कि लंग्स और ब्लड के बीच में होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा O2 एंड CO2 का, जो कि बिटवीन होगा लंग्स एंड ब्लड के। एनवायरमेंट से एयर कहां तक जाएगी? लंग्स तक, थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फर्स्ट इन नोज, दैट लास्ट इज लंग्स, और लंग्स में एब्जॉर्ब होगी और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगी। समझ गए? तो क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड, और इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा O2 एंड CO2, जो कि बिटवीन होगा ब्लड एंड टिश्यूज।
यानी कि एक बार लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड से टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा। आगे चल के ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होल द बॉडी, होल द टिश्यूज फ्लो होगा ब्लड, और अपनी अपनी जरूरत के अनुसार टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल लंग्स एंड ब्लड के बीच में होगा, और इंटरनल ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। इज दैट क्लियर? फेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, फेस ऑफ रेस्पिरेशन। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फेसेज होगा, जैसे एक होगा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अभी बताया था कि रेस्पिरेशन ही टू टाइप्स का है, कि इंस्पायर करना एंड एक्सपायर करना। तो फर्स्ट है इंस्पायर करेंगे तभी एक्सपायर करेंगे। तो इंस्पायर होगा, एयर एंटर्स करे एनवायरमेंटल एयर टू द लंग, यानी कि लंग एनवायरमेंटल एयर को एंटर यानी कि इनहेल करेगा, इंस्पायर करेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी यूज होती है। समझ गए? एनर्जी यूज होगी जब हम एयर को अंदर लेंगे, कहाँ? लंग्स तक। ठीक है, तो लंग्स को, एनवायरमेंटल एयर को लंग्स तक ले जाना, दैट इज इंस्पायर, और लंग्स से एयर को एनवायरमेंट में वापस छोड़ देना, दैट इज एक्सपायरेशन। इज दैट क्लियर? तो एक्सपायरेशन है लंग्स से एयर को बाहर भेज देना, यानी CO2 को, CO2 रिच एयर, यानी जी O2 रिच एयर। ओके, इंस्पायर करेंगे O2 रिच एयर एंड एक्सपायर इज CO2 रिच एयर। दैट कॉल पैसिव प्रोसेस, यानी कि इसमें एनर्जी का जो यूज है वो नहीं होता है। ठीक है, इंस्पायर करने में O2 ऑक्सीजन जाती है, दैट वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। इज दैट क्लियर? नाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस एयर एंटर्स करेगी नोज के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोज, सबसे पहला पार्ट है नोज या नेजल कैविटी, जहां से एनवायरमेंटल एयर एंटर करेगी थ्रू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और नोज में प्रेजेंट होते हैं टिनी हेयर्स। टिनी हेयर्स या म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि यहां से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे एयर के थ्रू, डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी एक्सेट्रा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो टिनी हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू चिपक जाएगा, और अंदर फॉरेन बॉडी डस्ट पार्टिकल्स एंटर ना हो पाए। ये नोज या नेजल कैविटी के थ्रू इसका कार्य होता है। एंड सम टाइप्स ऑफ वार्मिंग द एयर, बाहर की एयर वार्मिंग या फिर ह्यूमिडिफाई भी करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जाती है फेरिंग्स में एंड लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स, जनरेशन ऑफ वॉइस, जहां पर जनरेट होती है वॉइस। एंड देन कंटिन्यू द ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया के थ्रू आगे ब्रोंकाई, ट्रैकिया या कि आगे जाके बाइफरकेट होता है ब्रोंकाई में, जहां से दोनों ब्रोंकाई टू अदर लंग्स में डिवाइड हो जाती हैं, अदर लंग्स में चली जाती हैं। ब्रोंकाई इज प्लूरल पार्ट ऑफ ब्रोंकाई एंड वन पार्ट इज ब्रोंकस। तो आगे ट्रैकिया बाइफरकेट होके वन ब्रोंकस ईच लंग्स में चला जाता है। ईच लंग्स, वन ब्रोंकस टू ईच लंग्स, एंड द ट्रैकिया एंड टू ब्रोंकाई, दैट इज ट्रैकियोटर्मिनल ट्री, जो कि आगे बाइफरकेट होके आगे जुड़ता है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई में। ये है ब्रोंक्यूल्स, जो आगे ब्रोंकाई बाइफरकेट होके मिनिमम यानी कि नैरो पैसेज ऑफ एयर, दैट इज ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके जुड़ जाता है एल्वोलाई, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एंड नेक्स्ट होता है डायफ्राम, द रेस्ट ऑफ लंग्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, नोज, नेजल कैविटी, दिस इज प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ओके, ट्रैकिया, 2 ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई, 2 लंग्स, बोथ लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, प्लूरा जो कि कवरिंग ऑफ लंग्स है, कवरिंग ऑफ लंग्स मींस कवर करता है लंग्स को, it's covering of lungs, that is pleura, and there is present pleural membrane that secrete pleural fluid that lubricate the lungs at the time of respiration, relaxation and the expiration. Contraction and relaxation of lungs lubricate pleural fluid जो कि secrete होता है pleural membrane से, जो प्रेजेंट होती है प्लूरा में। समझ गए? तो प्लूरा का क्या कार्य है? कवरिंग ऑफ लंग्स है पहली बात तो, और लुब्रिकेट करती है लंग्स को ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, राइट। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है प्लूरा। और मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग यानी कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, ये हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में, कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में लंग्स के हेल्प करते हैं। और डायफ्राम को रेस्ट ऑफ द लंग्स भी कहा जाता है, जहां पर लंग्स रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स हैं, इंटरकोस्टल है, डायफ्राम। ये जो है ये पूरा एरिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। किस में आता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम है अपर एनवायरमेंटल एयर को इस लेवल का बना देना कि वो आगे एब्जॉर्ब हो सके, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हटा देना, वार्मिंग यानी कि वार्म कर देना, अगर बाहर की एयर ठंडी एयर लंग्स तक ना पहुंच पाए, डैमेज ना कर पाए, उसको वार्म कर देना। एंड जो ह्यूमिडिफाई करना, यानी कि उसमें अगर एयर क्या होगा, एयर में मॉइस्चर कम होगा तो आगे जो लैरिंग्स है या ट्रैकिया को डैमेज ना कर पाए, ठीक है, उनको क्षति ना पहुंच पाए, तो उसको मॉइस्चर करने का काम जो करता है म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन द ट्रैक, और म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सीक्रेट करती है जो ह्यूमिडिफाई करती है एयर को। आगे जाके ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाता है ब्रोंकाई में, 2 ब्रोंकाई यानी 1 ब्रोंकस ईच लंग्स, एंड देन आगे बाइफर्केट होके ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, नैरो पैसेज ऑफ एयर, जहां से पैसेज नैरो हो जाते हैं एयर के लिए, और आगे alveolar duct and the alveoli where the oxygen is absorbed and the CO2 is released. Okay, then एक ओवरव्यू जो कि ट्रैक ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल एयर, एनवायरमेंटल एयर में केवल ऑक्सीजन या CO2 प्रेजेंट नहीं होता है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, आइदर नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर्स। तो एनवायरमेंटल एयर जो कि कंबाइंड रहेगी ऑल द एयर्स की, सभी तरह की गैसेज प्रेजेंट होंगी जो कि आगे जाएंगी नोज नेजल कैविटी में, देन द फेरिंग्स एंड लारिंग्स, ट्रैकिया एंड बाइफर्केट ब्रोंकाई, एंड देन नैरो पैसेज ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एंड देन एल्वोलाई। एल्वोलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि O2 रिलीज हो जाएगी ब्लड में एंड एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड से CO2, जो कि फिर से एल्वोलाई के थ्रू वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई पर प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ये है एल्वोलाई, समझ गए। इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है एल्वोलर मेम्ब्रेन, एल्वोलर मेम्ब्रेन पर चिपकी होती हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, जिनमें ब्लड आता है फोर्सफुली, और जो ब्लड CO2 रिच आता है, क्या आता है? ब्लड आएगा CO2, यानी कि CO2 रिच ब्लड आएगा, जिसमें से CO2 एब्जॉर्ब करनी है और O2 रिलीज कर देनी है उसी ब्लड में। तो क्या होगा? फिर वहां से O2 रिच ब्लड चला जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, जो कि फिर से एल्वोलाई के थ्रू CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट पार्टीशन, ओके, O2 रिलीज होगी एंड CO2 एब्जॉर्ब होगी, दैट्स उसी एल्वोलाई है, इसके मेम्ब्रेन पे कैपिलरी चिपकी हुई होंगी, तो एक तरफ से CO2 जाएगी, ठीक है, और इसी के थ्रू O2 रिलीज हो जाएगी, समझ गए।
तो O2 एंड CO2 एट दिस स्टेज रिलीज एंड एब्जॉर्ब। ओके, फिर से एल्वेओलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल कैविटी एंड फिर से एनवायरनमेंट में एक्सपायर हो जाएगी, CO2 बचेगा। नाउ रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट मीन्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। भाई यूनिट क्या है, मेन फंक्शनल यूनिट। मेन फंक्शनल यूनिट मतलब कि कहां पर गैस अब्जॉर्ब एंड रिलीज हो रही है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी यूनिट यानी कि टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। टर्मिनल पोर्शन मीन्स जहां पर गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज टर्मिनल पोर्शन। टर्मिनल पोर्शन क्या है, एल्वेओलाई। समझ गए, क्योंकि गैसेज का एक्सचेंज तो नहीं होना है, वो तो वहीं पर रिलीज होगी ब्लड में और एब्जॉर्ब होगी वहीं से CO2 इन द लंग्स। ठीक है, तो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलाई, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स से आगे जुड़ती है एल्वेओलाई, तो मेन फंक्शन इज एल्वेओलाई वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स, कि जहां पर एक्सचेंज होता है गैसों का, दैट इज द टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पोर्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एल्वेओलाई विद द ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स से जुड़ी होती है, और एल्वेओलर डक्ट प्रेजेंट होती है बिगिनिंग ऑफ द एल्वेओलाई। ठीक है, और एल्वेओलाई के चारों ओर क्या होती है, एल्वेओलर मेम्ब्रेन, और एल्वेओलर मेम्ब्रेन के चारों ओर जुड़ी होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वेओलाई में, जो कि है रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट के बाद रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के लिए मैंने भी बताया था कि ये प्रेजेंट होती है एल्वेओलर मेम्ब्रेन, जिस पर प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरी। तो एल्वेओलर मेम्ब्रेन विद द ब्लड कैपिलरी, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। किसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन? जो कि एल्वेओलर मेम्ब्रेन और कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को जोड़ता है, उसको बोलते हैं, ये कंबाइंड पोर्शन है एल्वेओलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज का, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड। समझ गए? वो मेम्ब्रेन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं जिसके थ्रू, यानी कि वो मेम्ब्रेन जिस पर गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड। तो एल्वेओलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी जहां पर कंबाइन करती हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं पर होता है O2 एंड CO2 का आदान प्रदान। क्लियर? मेन फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? सबसे मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज। अगर फंक्शन में आए हम तो सबसे मेन फंक्शन पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, गैसेज का एक्सचेंज होना, O2 एंड CO2। ठीक है, टू तरह की गैसेज, O2 एंड CO2। ओके, नेक्स्ट वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। रेस्पिरेशन के लिए वार्मिंग यानी कि गर्म, हवा को इस तरह से बनाना कि आगे जाके इफेक्ट न डाले लंग्स में, ट्रैकिया में वार्म करना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम होता है। ठीक है, लंग्स में पहुंचने से पहले एयर को उस तरह से कैपेबल बना देना, उतना विंटर यानी कि जाड़ों में, ठंड के मौसम में अगर बाहर की एयर बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसको वार्म कर लेते हैं ट्रैकिया तक पहुंचने तक। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड तीन एयर प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर जाते जाते वार्म हो जाए। एंड ह्यूमिडिफाइंग थ्रू द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मीन्स सेंस ऑफ स्मेल।
सेंस ऑफ स्मेल, सूंघना, नोज का फंक्शन होता है ना सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का पता लगाना। क्यों? यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन द नेजल कैविटी, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस करते हैं, पता लगाते हैं स्मेल का, जिसको बोलते हैं ओल्फैक्शन। ठीक है, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर माइंड तक, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि स्मेल किस तरह की है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओल्फैक्शन। वोकलाइजेशन, वोकलाइजेशन मीन्स स्पीच, वॉइस जनरेट करना। ये किसका कार्य है? लैरिंग्स का। इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। अदर ऑर्गन्स भी उसमें हेल्प करते हैं। द मेन ऑर्गन इज लैरिंग्स, दैट्स कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो वोकलाइजेशन मीन्स जनरेशन ऑफ वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, नेजल कैविटी, नोज में प्रेजेंट होते हैं टिनी हेयर फॉलिकल्स, जो कि बाहर के डस्ट पार्टिकल्स को रोक देते हैं अंदर जाने से। और अगर इन हेयर से बच जाए तो आगे प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां से म्यूकस सीक्रेट होता है, और आगे डस्ट पार्टिकल्स जो बचे हुए होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस के थ्रू चिपक जाते हैं। तो आगे एयर को क्लीन एंड ह्यूमिडिफाइंग बना देने का कार्य होता है म्यूकस मेम्ब्रेन टिनी हेयर्स का। ठीक है, तो उसको प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट और इसके दो पार्ट भी होते हैं, कफिंग रिफ्लेक्सेस एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस। कफिंग रिफ्लेक्सेस अगर उसके बाद भी, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद भी अगर डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसका हमारे दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑटो इम्यून रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, कफिंग एंड स्नूजिंग, छींक आना, खांसी आना अचानक। आपने देखा हो कि अचानक किसी डस्ट वाले पार्टीशन में आप गुजर रहे हो या बहुत ज्यादा प्रदूषण हो तो वहां आपको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, खांसी आनी शुरू हो जाएगी। ये ऑटोइम्यून रिफ्लेक्स होता है जो कि अंदर से फोर्सफुली एक्सपायरेशन को जनरेट करता है। ठीक है, जैसे हम फोर्सफुली ऐसे छींकेंगे तो क्या होगा कि उसमें हमारा जो अंदर का फोर्स होगा वो पूरे डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करते हुए बाहर उसका रिफ्लेक्सेज कर देगा। ठीक है, तो ये ऑटोइम्यून रिफ्लेक्स होगा जब आपको जब अंदर ऐसे साइंस प्रेजेंट हो जाए कि ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स या प्रदूषण हो रहा है तो उसका ऑटोइम्यून रिफ्लेक्सेस होता है स्नूजिंग एंड द कफिंग रिफ्लेक्सेस। क्लियर? डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म इन रेस्पिरेटरी ट्रैक का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। जगह जगह पर ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बोथ लंग्स क्रिएट द ल्यूकोसाइट्स और एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि दोनों जो लंग्स होते हैं उनका अपना अपना भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और एल्वोलाई में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्वोलाई में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर अंदर कोई फॉरेन बॉडी या फिर एंटीजन माइक्रोजन्स प्रेजेंट्स हो उनको किल करने का कार्य करता है, फैगोसाइट्स करने का कार्य करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस मींस जब एब्जॉर्ब होता है O2 का इन द टिश्यू ब्लड के थ्रू ऑल द बॉडी, जब O2 प्रेजेंट होकर एब्जॉर्प्शन होता है उस टाइम पर थोड़ा बहुत वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो रेगुलेशन होता है, मेंटेन होता है वाटर का, यानी कि जो वाटर है वो CO2 के थ्रू, यानी कि जब O2 से हम O2 को एब्जॉर्ब करेंगे, CO2 को बाहर करेंगे, उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत वाटर हमारा खर्च होता है। तो उस तरह से वाटर बैलेंस होता है। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी यही है कि जब O2 के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, तब बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए जो बॉडी हीट प्रेजेंट होती है उससे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस मींस
जब हम CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, जब हम शरीर से, मान लीजिए कि अगर शरीर में CO2 ज्यादा बननी शुरू हो जाए तो क्या होगा कि ब्लड का पीएच मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब CO2 बढ़ेगी तो पीएच मान बढ़ जाएगा, तो उस CO2 को बाहर करते हैं हम रेस्पिरेशन के थ्रू, और ऑक्सीजन को उसकी जगह रिप्लेस करते हैं उसके थ्रू। एसिड बेस बैलेंस यानी कि ब्लड का पीएच मान मेंटेन होता है, जो कि रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस होता है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन जो कि आज वीडियो के अंत में मैं इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूं, इसका आंसर अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें। व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? यह है क्वेश्चन आज के लिए। व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।